हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी के चैप्टर में यहाँ पे सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा है यहाँ पे, ठीक है। उनके जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर जो है वो, तो पहला जो सेकंड नंबर जो आपका काव्य भाग जो था पतंग, ठीक है। इसके जो पाठ्यगत जो प्रश्न उत्तर जो है उनको देखिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे कि पतंग कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन को दिखाया, ठीक है। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने क्या किया है कि प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन को दिखाया है। पहला है कि घनघोर बारिश की वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और आसमान साफ चमकीला हो गया है। दूसरा है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तीसरा है कि शरद ऋतु की प्रातः काल का सूर्योदय मनमोहक लालिमा युक्त है जो खरगोश की लाल आंखों की तरह सुंदर दिखाई पड़ता है। और चौथा जो है यहाँ पे कि प्रकृति के मौसम परिवर्तन के साथ मानव मस्तिष्क दिनचर्या और क्रियाकलापों में परिवर्तन होने लगता है, जैसे बच्चे साइकिल चलाने पतंग उड़ाने लग रहे हैं, ठीक है। पाँचवा नंबर इसमें दिया हुआ है लोगों में उत्साह उमंग और ताजगी का संचार होता है। तो ये रहा आपका पहला जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन जो है उनका आंसर। फिर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन जो है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमनी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि किसी भी चीज़ वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसके रंग रूप आकार प्रकार जैसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। पतंग आसमान में उड़ने वाली वस्तु है। आसमान में वही वस्तु उड़ सकती है जिसका वजन कम हो, इसलिए सबसे हल्की विशेषण का प्रयोग किया गया है। पतंग के निर्माण में उसके वजन को नगण्य रखने के लिए सबसे पहले कागज़ और सबसे पतली कमानी प्रयुक्त की गई है। सफ़ेद स्वच्छ आसमान में दिखाई पड़ने के लिए पतंग का रंग बिरंगा होना भी आवश्यक है, अतः उसे रंगीन कागज़ से बनाया जाता है। इस प्रकार पतंग की विशेषताओं के माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं को विशेषण का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पाठक क्या होता है, एक जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बीम स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये दृश्य बीम श्रव्य बीम स्पर्श बीम होता है, ठीक है। ये गतिविधि संबंधित प्रश्न उत्तर इनको नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ कि कपास से बच्चों का विशेष संबंध होता है। यह है दोनों की प्रवृत्ति या प्रकृति समान है। कपास बहुत हल्की मुलायम गद्दीनुमा और चोट सहने में समर्थ होती है। उसे किसी भी रूप या आकार में ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों का शरीर हल्का मुलायम होता है। उन्हें हम जिस दिशा या प्रकृति में ढालना चाहें वो ढल जाते हैं। चोट की चिंता से दूर बच्चे हर खतरनाक काम को अंजाम देने पूर्ण मनोबल से उत्साहित रहते हैं। यदि चोट लग भी जाए तो उसे नज़रअंदाज कर पुनः दौड़ने भागने के लिए आत्मप्रेरित हो जाते हैं। तो इस आधार पे जो है बच्चे की कपास की तुलना जो है बच्चे से किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, पतंगों के साथ साथ भी वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों के उड़ान से सीधा संबंध है। सामान्यतः बच्चों के सपने इच्छाएं और ख्वाब इतने ऊंचे होते हैं कि वे आसमान को छूने तक की कल्पना करते हैं। ऐसे में पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते देखकर उनका उत्साह दोगुना हो जाता है। पतंग की लहराती उड़ान के साथ साथ उनका मन भी हिलोरे लेने लगता है और वो खतरनाक ऊंचाइयों तक पहुंचने का दुस्साहस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो प्रश्न उत्तर। अब उसके बाद जो है अन्य प्रश्न उत्तर, ये छठवां नंबर क्वेश्चन जो है आपको नहीं करना है, ठीक है।
कविता के आसपास वाले जो प्रश्न उत्तर में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है आपका कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होना चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूँ। मैं भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। तो रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। तो पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बालमन और अधिक ऊंचा होने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालमन को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। इसी आधार पर एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है। उसका सारांश जो बोला जाता है या उसका अर्थ जो बोला जाता है वो है प्रतिपाद्य। तो इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में मौसम साफ हो जाता है। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंगे उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बालपन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर भी संभलते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती है। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सप्रेमों की रंगीनी को चढ़ाती है, अर्थात सपनों को जो होते हैं सपनों की रंगीनों को चढ़ाती है या बढ़ाती है। ठीक है। सपनों की रंगीनों को बढ़ाती है। तो ये ना बेटा आपका जो पतंग नामक जो सेकेंड नंबर जो पार्ट जो है उसका पाठ्यगत प्रश्न उत्तर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे जो है आपका थर्ड जो चैप्टर जो है कविता के बहाने। कविता के बहाने जो पाठ्य है उसके जो पाठ्यगत प्रश्न उत्तर, इसमें जो बात सीधी थी तो इसका व्याख्यान से विश्लेषण नहीं करेंगे। ठीक है। केवल जो फर्स्ट नंबर जो दिया पार्ट 3 का जो है फर्स्ट पॉइंट जो है कविता के बहाने उसी का व्याख्यान करने के बाद जो उसका अर्थगत प्रश्न उत्तर भी भेज दिया मैंने। अब इसका आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। ठीक है। तो इस कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के माने अर्थात जाति धर्म छोटा बड़ा ऊंच नीच अमीर गरीब अपने पराये के बीच के भेद को मिटाकर आपसे एकता भाईचारा सामाजिक व धार्मिक समझता लाना है। नन्हे बच्चे ऐसे भेदभाव अलगाव व मनमुटाव की भावना से अनभिज्ञ सबसे मेल जोल बढ़ाकर खेलते हैं। उसी प्रकार कवि हृदय उपरोक्त वर्णित भेदभाव से रहित देश व समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ही वर्णों शब्दों और वाक्यों के खेल करते हुए एक प्रेरक काव्य रचना करता है। बच्चों के खेल की सीमा अनंत होती है, उसी तरह कवि की कल्पना और संभावनाएं भी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। कविता की उड़ाने वास्तव में कवि हृदय की भावनाएं, उसके मस्तिष्क की सोच विचार कल्पनाएं, उनके अंतर्चेतना की आकांक्षाएं हैं जो असीमित और अपरिमित है। खिलना विकास का प्रतीक है। अतः पुष्प के खिलने से वातावरण सुरभित होता है, यानी कि सुगंधित होता है और मानव मात्र में ताजगी का एहसास दिलाता है। उसी प्रकार कविता की उड़ाने मानव मात्र के मन मस्तिष्क और हृदय की उड़ान का प्रतिनिधित्व कर उनके व्याकुल संतप्त व्यथित हृदय
मन मस्तिष्क की तृष्णा को नई ऊर्जा और आशाएं प्रदान कर शांति व सुकून प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गतिविधि वाला है, ठीक है, तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपका कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने का क्या होते हैं आशय। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह होता है कि फूलों से ही कविता खिलती है, किंतु फूल को एक दिन मुरझाना ही पड़ता है, ठीक है, किंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता के भाव, विचार, संवेदनाएं, आशाएं, उसके विभिन्न रस अनंत काल तक लोगों के हृदय, मन, मस्तिष्क में जीवंत रह कर ताजगी प्रदान करते हैं। 1000 वर्ष पूर्व की कविता भी पढ़ने सुनते वक्त वही रसोत्पादन अर्थात रसानुत्पादन जो होता है, यह आनंद की अनुभूति होती है, वो कहलाता है रसोत्पादन, ठीक है, करती है, जो पूर्व में भी फूलों की महक पूर्व में थी। उसके बाद देखिए फूलों की महक जल्दी समाप्त हो जाती है, किंतु कविता की महक युग युग तक देश व समाज में बिखरती रहती है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि स्वयं को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी, मुहावरेदार, कठिन शब्दावली या महिमा मंडित तरीके से वाचन न करते हुए जनमानस अनुरूप सरल, सहज, व्यावहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी के समझने योग्य वाचन करें। यही है आपका भाषा की सहूलियत। तो ठीक है बेटा, ये रहा आपका पाठ्यगत प्रश्नोत्तर, और जितना मैं पाठ्यगत पूरे प्रश्नोत्तर बताया, इन प्रश्नोत्तर को जो है आप अपने गाइड में चिन्हित कीजिए या तो आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे गद्य भाग से, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका बाजार दर्शन, ठीक है। ओके दर्शन, गुड डे।